Hello everyone, welcome back. In this video, we'll be doing the second part of LSE 3 genetics paper. हम already एक part मैं इसका डाल चुकी हूँ जिसमें हमने short notes करे थे, epistasis हमने कर लिया था, pleiotropy discuss कर लिया था. In this part, we'll begin with mitochondrial proteins. Although आपको short notes paper में सिर्फ 2 करने होते हैं because there are internal choices at several questions, but yes, you have to prepare for all the questions as much as you can. Mitochondria contain DNA molecules which have genes to encode transfer RNA, ribosomal RNA and several proteins. अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना डीएनए और प्रोटीन मशीनरी होती है. ऑल्दो हमें पता है कि जो हमें मेन जीन्स मिल रहे हैं, जो जीन्स हमें हेरिडिटरी मिल रही हैं, वो मेनली जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं. बट उसके अलावा देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. न्यूक्लियस के बाहर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनेल हैं, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया ही है जिसके अंदर कुछ जीन्स प्रेजेंट है और वो भी हम इनहेरिट कर रहे हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जीन्स प्रेजेंट हैं, और ये जीन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. तो इनके पास जो जीन्स होते हैं वो इनकोड करते हैं, मतलब कि वो प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और कुछ प्रोटीन्स विच आर नेसेसरी फॉर द फंक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्प करता है कि अपने लिए वो कुछ प्रोटीन सिंथेसिस कर सके. क्योंकि डीएनए का मेन काम क्या है, अगर आपने पढ़ा हो सेंट्रल डॉगमा, तो उसमें क्या होता है, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन. तो बेसिकली जो एक्शन होगा वो प्रोटीन लेवल पे होगा. तो अगर कहीं पे भी डीएनए है, इट विल ओनली एक्ट थ्रू इट्स प्रोटीन. तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. Mitochondrial genome for some proteins that mitochondrial genome forms some proteins that codes for some proteins that are actually associated with electron transfer chain. हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एटीपी प्रोडक्शन करना, और एटीपी प्रोडक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के थ्रू, विच टेक्स प्लेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो इस प्रोसेस को करने के लिए काफ़ी सारे जो प्रोटीन्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं. एंड ऑल द ट्रांसफर आरएनएज एंड राइबोसोमल आरएनएज नेसेसरी फॉर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस. तो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी आरएनएज फॉर्म हो रही है और जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, उनके लिए कोड कौन कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए. The three main components of mitochondrial protein synthesis are mitochondria के protein synthesis के main 3 components हैं cytochrome C oxidase, cytochrome B and ATPase complex, which are located in the inner membrane of the mitochondria. For these three functional units, इन 3 functional units के लिए कौन कौन से, cytochrome C oxidase, cytochrome B और ATPase complex, इन 3 complexes के लिए जो प्रोटीन्स जनरेट हो रहे हैं वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के थ्रू हो रहे हैं, एज वेल एज सम ऑफ द प्रोटीन्स आर जनरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑल्सो. सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सप्लाइज 6 proteins, 3 subunits of cytochrome C oxidase, 2 subunits of ATPs and cytochrome B. The remaining necessary components are encoded by nuclear genes and the products are transported into the mitochondria where they assemble into the functional unit. तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मेन जो 3 यूनिट है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम बी और एटीपेज कॉम्प्लेक्स, इसका कुछ पार्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के थ्रू कोड हो रहा है. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो 6 प्रोटीन्स दे रहा है. साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के 3 सब यूनिट हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से मिल रहे हैं. एटीपीएस के और साइटोक्रोम बी के कुछ सब यूनिट्स जो हैं वो भी हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से मिल रहे हैं. लेकिन उसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है वो हमें न्यूक्लियर डीएनए से मिल रहे हैं. तो अगर हम बात करें ऑर्गेनेलेज की, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कोई और ऑर्गेनेल होता तो वो जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है उसके लिए उसे प्रोटीन्स, मशीनरी या जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो सारी न्यूक्लियर डीएनए से कोड होके मिलती है. बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्पेशल बात है, इसका पास अपना डीएनए है, तो सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कोडेड बाय इटसेल्फ ओनली. Now let us move to the next question. Explain the formation of ring chromosomes and isochromosomes and also discuss their effects on organisms phenotype. तो हम बात करेंगे कि रिंग क्रोमोसोम कैसे बनते हैं और आइसोक्रोमोसोम कैसे बनते हैं. रिंग क्रोमोसोम्स, सो द क्रोमोसोम्स दैट फॉर्म्स अ कंप्लीट सर्कल, नाम से ही पता चल रहा है कि रिंग बन रही है. तो जब क्रोमोसोम जो है वो पूरी रिंग बना लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिंग क्रोमोसोम्स. अब ये रिंग बन क्यों रही है, क्रोमोसोम कभी कभी ऊपर और नीचे मतलब दोनों एंड से क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा. अब डिलीट होने की वजह से द पार्ट विच इज़ लेफ्ट इज़ द स्टिकी वन,
ये स्टिकी पार्ट है। नाउ स्टिकी पार्ट का मतलब है कि इट इज़ रेडी टू बॉन्ड विद द पेयर, मतलब इसके ऑल्टरनेटिव बेस को ये ढूंढ रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस को ये ढूंढ रहा है, एंड एज सून एज इट गेट्स दैट बेस इट विल बॉन्ड विद इट। तो ये दोनों एंड्स जो हैं स्टिकी एंड है, और ये एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड करके सर्कल बना लेते हैं। सो द क्रोमोसोम्स दैट फॉर्म a complete circle are formed following a break. ये circle क्यों बन रहा है? After a break near the ends of the short and the long arm of a single chromosome. The two raw or sticky ends form an end-to-end reunion. तो ये जो दो ends बने वो end-to-end reunion कर लेते हैं, जिसकी वजह से ring formation होती है। जो दो फ्रेगमेंट्स यहाँ से डिलीट हुए थे, दोज आर लॉस्ट क्योंकि वो डिलीटेड हैं। रिंग क्रोमोसोम्स हमें ज़्यादातर मिलते हैं क्रोमोसोम नंबर 5 में, 10 में, 13, 15, 18 एंड 22। दो दे आर नॉट टू कॉमन क्योंकि इट इज़ एन एबनॉर्मैलिटी, तो एबनॉर्मैलिटी उतनी कॉमन नहीं है, बट हाँ इन कंपैरिजन अगर सारे क्रोमोसोम्स में से देखा जाए तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन क्रोमोसोम्स में होती है। The newborn with ring chromosomes have birth defects and they display variety of mental and physical abnormalities. जिनके अंदर भी ये chromosomal deletions होंगी तो obviously there will be some defects in the body which can be mental as well as physical. कौन से डिफेक्ट होंगे ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट, कौन से जीन जो है वो डिलीट हुए हैं उस डिलीशन में। सो द नेचर ऑफ डिफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द जीन लॉस्ट इन द डिलीटेड fragments. Fetuses with ring chromosomes are live births if the deleted fragments are small and few loci. So अगर किन्हीं fetuses में ring chromosomes formation होती है, chromosomal deletion की वजह से ring chromosome बनते हैं, and if the deletions are not too big, deletion small है और उसमें से few loci, that means only few genes are lost, then the child may live and they are born alive. But if the deletions are large, then they are lethal. यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम जो कि रिंग क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट वाज वन स्ट्रेट क्रोमोसोम जिसके अपर और लोअर एंड में से दो सेगमेंट्स जो हैं वो डिलीट हो गए और इसने रिंग फॉर्म करी, और डिलीट होने के बाद ये जो सेगमेंट्स जो बच गए थे ये आपस में ज्वाइन हो गए फॉर्मिंग अ रिंग क्रोमोसोम, और जो टीलोमेयर फ्रेगमेंट्स थे वो लॉस्ट हो गए, दैट मीन द डिलीटेड सेगमेंट्स आर लॉस्ट। Next thing is isochromosome. So isochromosome is a chromosome in which the two arms are identical. जो दो arms होती हैं वो बिल्कुल ही identical हैं. It rises by error in the plane of centromere division, yielding two metacentric chromosome each having the information of one arm only. इसमें दो identical arms हैं. यहाँ पे अगर हम देखें, so here you can see this is the diagram. This second part is the diagram of isochromosome. अगर आप यहाँ पे देखो एक क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करा हुआ है जिसमें जीन्स हैं ए बी सी और सेंट्रोमेयर के नीचे जीन है डी एन ई। जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाते हैं और उसके बाद जब ये ब्रेक हो रहे हैं तो आइडली इट शुड ब्रेक लाइक दिस, वर्टिकली ब्रेक होना चाहिए, बट कभी कभी लाइक दिस इज द नॉर्मल वन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्रेक जो होता है वो रॉन्ग प्लेन में हो जाता है, तो ब्रेक अकर्स लाइक दिस। तो अगर यहाँ पे जीन्स थे ए बी और सी और यहाँ पे भी जीन थे ए बी और सी, तो एक ही सेगमेंट के अंदर हमारे पास जीन कौन से आ गए, ए बी सी बी ए। ठीक है, तो ये जो हमें जीन मिला मतलब कि एक ही क्रोमोसोम के अंदर हमें कॉपीज मिल गई, लेकिन अदरवाइज क्या होना चाहिए था, नॉर्मली वी शुड हैव जीन्स फ्रॉम ए टू E, sorry. So again, isochromosome is a chromosome in which two arms are identical. It rises by an error in the plane of centromere division. ये centromere division की वजह से होता है, yielding two metacentric chromosomes having the same information or having the information of one arm only, but present twice. Isochrome can be made by short arm or long arm. ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ short arm में ऐसा हो या सिर्फ long arm में ऐसा हो, but only the long arm chromosomes survive. लेकिन सिर्फ सर्वाइव कौन से करते हैं, जो लॉन्ग आर्म वाले होते हैं, जिनमें लॉन्ग आर्म आइसोक्रोमोसोम है सिर्फ वो सर्वाइव करेंगे, जो शॉर्ट आर्म आइसोक्रोम है वो सर्वाइव नहीं करेंगे। द आइसोक्रोम्स फॉर्म्ड इन ऑटोसोम्स आर जनरली लीथल। ऑटोसोम्स मतलब कि जितने भी हमारे सेल्स होते हैं अदर देन द सेक्स सेल्स, उनमें अगर आइसोक्रोमोसोम फॉर्म होंगे तो दैट इज़ लीथल, दैट मीन्स द fetus or the child will not able to survive due to genetic imbalance. Isochromosomes are formed when the centromere divides in the wrong plane. इसका मेन रीज़न क्या है कि सेंट्रोमेरिक डिवीजन जो हो रही है वो गलत प्लेन में हो रही है, producing two daughter chromosomes having identical arms. Such duplicacy is viable only in sex chromosomes. हमने डिस्कस कर लिया कि ऑटोक्रोमोसोम्स में ये प्रोसेस क्या है, लीथल। अगर आइसोक्रोम फॉर्मेशन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम में हो रही है, दैट मीन्स इन द एक्स क्रोमोसोम और इन द वाई क्रोमोसोम, देन देयर आर चांसेस दैट द फीटस एंड द चाइल्ड विल सर्वाइव। बट ऑटोसोम्स में अगर हो रही है तो इट इज़ नॉट
वायबल, मतलब वो सर्वाइव नहीं करेगा। आइसोक्रोम फॉर्मेशन अकर्स ओनली इन द लॉन्ग आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पे हमने बोल दिया कि लॉन्ग आर्म वाली जो आइसोक्रोम फॉर्मेशन होती है वो सर्वाइव करती है, शॉर्ट आर्म वाली नहीं करती। तो सर्वाइव कौन कर रहे हैं, कौन सा वाला क्रोमोसोम कर रहा है, सेक्स क्रोमोसोम कर रहा है, प्लस अगर वो सिर्फ लॉन्ग आर्म में हो रही है। तो अगर हम बोलें कि हमें कौन से आइसोक्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, हमें जो क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं वो यूजुअली सेक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलते हैं, और वो भी कहाँ पर, लॉन्ग आर्म में। So the isochrome formation occurs commonly in the long arm of X chromosome and it has defects similar to Turner syndrome. इसके जो symptoms होते हैं वो टर्नर सिंड्रोम के जैसे ही होते हैं। सिर्फ जेनेटिक स्टडी से ही इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करा जाता है कि ये जो सिम्टम्स है वो एक्चुअली टर्नर सिंड्रोम है या वो आइसोक्रोमोसोम की वजह से हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे आपने कहा था कि सेंट्रोमेयर डिवीजन जो है वो गलत प्लेन पे हो गई, तो जो क्रोमोसोम इस टाइप से पूरा एक क्रोमोसोम बनना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे डिवीजन होने की वजह से वील गेट दिस एज वन क्रोमोसोम एंड दिस एज द अदर वन। सो ये जो है वो क्या हो गई, लॉन्ग आर्म ए बी सी बी ए, ये क्रोमोसोम सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि लॉन्ग आर्म वाला सर्वाइव कर जाता है। लेकिन ये जो शॉर्ट आर्म बनी ई डी डी ई, दिस क्रोमोसोम या दिस टाइप, द वन विच गेट दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जिस फीटस में इस टाइप ऑफ क्रोमोसोम आया होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। Another question, discuss the role of mutagens in inducing mutations। तो बेसिकली म्यूटाजेंस का क्या रोल होता है म्यूटेशंस इंड्यूस करने में। म्यूटाजेंस वो एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। म्यूटेशन मतलब चेंजेस जो कि हम जेनेटिकली इंड्यूस कर सकते हैं या फिर कभी कभी नेचर की वजह से ही अपने आप वो चेंजेस इंड्यूस हो जाते हैं। सो द एजेंट दैट कॉज म्यूटेशंस आर नोन एज म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस का काम क्या है, वो कर रहे हैं इंड्यूस म्यूटेशंस को। अब म्यूटेशन इंड्यूस करने, म्यूटेशन कॉज करने के लिए बेसिकली द चेंजेस आर क्रिएटेड इन द डीएनए। डीएनए में चेंजेस जो हैं क्रिएट करे हुए होते हैं, और डीएनए हमें पता है डीएनए में अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं लाइक ए टी जी एंड सी। तो कुछ ना कुछ इन बेसिस के अंदर ही चेंज करा जाता है जिससे डीएनए चेंज हो और म्यूटेशंस आए। सो what can be the different ways, they may replace the base in a DNA। कई म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो डीएनए के अंदर किसी स्पेसिफिक बेस को रिप्लेस कर देते हैं। लाइक कोई ऐसा होगा जो सीधा एडेनिन को, या कोई ऐसा होगा सीधा गुआनिन को रिप्लेस कर देगा। ये अगर आप म्यूटेशंस को अच्छे से पढ़ोगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन, जिनमें पॉइंट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन और ऐसी बहुत सारी म्यूटेशंस हैं जिनमें यू कैन सी दैट दे मे ऑल्टर द बेस इन सच अ वे दैट इट मिस पेयर्स विद अनदर वन। कभी कभी वो एक बेस पेयर को, किसी एक बेस को ऐसे चेंज कर देगा कि वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग बेस के साथ ना पेयर करके किसी दूसरे के साथ पेयर करे। जैसे सपोज करो ए जो है वो हमेशा टी के साथ पेयर करता है, लेकिन इसने ए के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से अब ए जो है वो टी के साथ पेयर नहीं कर रहा, वो यू के साथ पेयर कर रहा है। सो वो कभी कभी बेस को ऑल्टर कर देता है जिससे मिस पेयरिंग हो सके। दे मे डैमेज द बेस सच दैट इट डज नॉट पेयर्स विद अनदर बेस। ये बेस को ऑल्टर ना करके बेस को पूरा ही ख़राब कर देगा। अगर एक सीक्वेंस है ए टी ए यू, अब मान लो इस बेस को डैमेज कर दिया, नॉर्मली ये टी के साथ पेयर करने वाला था लेकिन अब ये पेयर कर ही नहीं रहा, तो जो हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस था वो यहीं पे आके रुक गया। दे मे इंटरकैलेट इन द डीएनए एंड लीड्स टू एडिशन और डिलीशन ऑफ बेसिस। इंटरकैलेट इन द डीएनए मतलब कि ये खुद आके डीएनए के अंदर फिक्स हो जाता है, ठीक है। दे मे इंटरकैलेट इन द डीएनए एंड लीड्स टू एडिशन और डिलीशन ऑफ बेसिस, जिसकी वजह से या तो ये किसी और बेस को ऐड कर लेता है खुद किसी के साथ पेयर करके, या फिर उससे प्रीवियस या नेक्स्ट बेस को डिलीट कर देता है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज जिनमें म्यूटाजेंस कैन कॉज म्यूटेशंस। In other words, mutations can be generated at an accelerated rate by employing various agents like mutagens। तो mutagens basically हमें पता चल गया these are those substances which can cause mutation। तो हम कह सकते हैं कि mutations तो normally भी हो रही हैं, it is a natural process and it is also a natural process which is happening every time though slowly। बट म्यूटाजेंस क्या कर रहे हैं, अगर हम म्यूटाजेंस एम्प्लॉय करेंगे तो हम उस म्यूटेशन के रेट को एक्सेलरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ दीज म्यूटाजेंस जो भी ये एजेंट्स हैं, दे कैन बी फिजिकल एजेंट, दे कैन बी केमिकल एजेंट एंड दे कैन बी इन्वायरमेंटल। फिजिकल म्यूटाजेंस जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं लाइक डिफरेंट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज और डिफरेंट सब एटमिक पार्टिकल्स।
केमिकल म्यूटेशंस जो होती हैं या केमिकल म्यूटाजेंस जो होते हैं दे कैन बी अल्काइलेटिंग एजेंट्स, बेस एनालॉग्स एंड एक्रिडीन। दीज आर कॉमनली एम्प्लॉयड इन जेनेटिक स्टडीज़। ज़्यादातर केमिकल म्यूटेशंस यूज़ करी जाती हैं क्योंकि फिजिकल म्यूटेशन से जो म्यूटेशंस हो रही हैं दे आर नॉट नोन टू अस। हम उसमें बहुत लिमिटेड ऐसे फिजिकल एजेंट्स हैं जिनसे हमें पता है कि क्या रिजल्ट आएगा, और हम जो म्यूटेशन करना चाहें उसके लिए हम वो रेडिएशन यूज़ कर लेते हैं। बट केमिकल म्यूटेशंस जो होती हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। तो अगर हम इंटेंशनली म्यूटेशन कर रहे हैं, सो केमिकल म्यूटेशंस यूज़ करे जाते हैं बिकॉज उससे जो हम चाहते हैं, जो हमारी डिज़ायर्ड म्यूटेशन है, दैट कैन बी क्रिएटेड। अनदर कैटेगरी ऑफ म्यूटेजेंस आर इन्वायरमेंटल म्यूटेजेंस, जैसे कि पोल्यूटेंट, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव। अगर हम इनके एक्सपोजर में ज़्यादा रहेंगे तो हमारे डीएनए में ज़्यादा चेंजेस आएंगे। नो, सो नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ म्यूटेशन? म्यूटेशन जो है वो है रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन। नाउ एवोल्यूशन इज़ अ गुड थिंग क्योंकि कहते हैं ना परिवर्तन प्रकृति का नियम है, दैट टाइप्स। तो मतलब चेंजेस आर गुड बिकॉज आर चेंजेस हेल्प अस टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट एज वेल। तो एवोल्यूशन ज़रूरी है। एवोल्यूशन तभी होगा जब वेरिएशंस आएंगे और जब म्यूटेशंस होंगे। तो म्यूटेशन एक तरीके का एक ऐसा एजेंट है जो कि वेरिएशन को ला रहा है। स्टडी ऑफ म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म ओपन डोर टू वास्ट नॉलेज ऑफ माइक्रोबियल जेनेटिक्स। हमारी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार ड्रोसोफिला में या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट बीज, डिफरेंट इंसेक्ट या डिफरेंट माइक्रोब्स के अंदर म्यूटेशंस करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीन रिजल्ट स्टडी करते हैं। अगर हम ये म्यूटेशंस नहीं कर पाएंगे तो हम अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते। सो स्टडिंग के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इसकी जो मैक्सिमम एप्लीकेशंस हमें दिखेंगी वो हमें प्लांट ब्रीडिंग में या एग्रीकल्चर में ही दिखेंगी, बिकॉज एनिमल में ये सिर्फ बहुत कम लेवल तक, लाइक माइस तक या ड्रोसोफिला तक या इंसेक्ट्स तक, बहुत ऐसे कम लेवल तक ही ये लीगली अलाउड है या सिर्फ कम लेवल तक ही करा जाता है। बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म पे म्यूटेशन प्रैक्टिस नहीं करी जाती। So the another uses, it enables the plant breeders to generate genetically variable crop। ये plant breeders को, जो भी planting cropping वगैरह कर रहे हैं, उनको allow करते हैं कि वो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगा सकें। अब वो अलग टाइप की क्रॉप्स क्यों उगाना चाहते हैं? क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं करेक्टर्स में, लाइक टू गेट द बेटर क्वालिटी, बेटर वेराइटी, अच्छी ग्रोथ हो, हाई रिप्रोडक्शन हो, हाई यील्ड हो, स्ट्रेस टॉलरेंस हो कि बारिश में, गर्मी में, सर्दी में जो क्रॉप है वो ईजिली ख़राब ना हो, pH और टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। म्यूटेशन हैज़ हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द यील्ड एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। तो काफ़ी बार म्यूटेशन करी जाती है इन क्रॉप्स लाइक वीट, मेज़, बार्ले, मस्टर्ड, कॉटन, सोरगम, पी में, ताकि हम क्रॉप की जो यील्ड है उसको इंक्रीज़ कर सकें। सीडलेस म्यूटेशन हैज़ बीन डन इन ग्रेप्स एंड बनानास। ग्रेप्स और बनाना सीडलेस क्यों हैं? ड्यू टू म्यूटेशंस। Another example is synchrony of flowering has been obtained in castor beans through mutations। So mutation की हेल्प से कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस करे जाते हैं जिसकी वजह से कैस्टर बीन जैसे प्लांट में जितनी भी फ्लावरिंग है वो सारी एक ही टाइम पे आ रही है। तो सिंक्रोनी का मतलब है एट द सेम टाइम। फ्लावरिंग सेम टाइम पे होने का फ़ायदा ये है कि जब सारे प्लांट्स में फ्लावर्स एक टाइम पे आएंगे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप यील्ड होगी वो इंक्रीज़ हो सकती है। So mutation can be used in advancement of genetics as well as yield in crops or any other organisms। They bring variability, क्योंकि mutations का मतलब ही क्या है? चेंजेस लाना। तो variability ला रही है and advancement ला रही है। Thus are useful in genetic studies, क्योंकि genetically हमारी studies में, हमारे research work में help कर रही है, and improving in various characteristics of several crop plants। So another question, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम में, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व है? इम्यून रिस्पॉन्स इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम सिर्फ एक सेल का काम नहीं है। हम छोटे होते पढ़ते थे कि हाँ वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो फॉरेन एजेंट्स या बैक्टीरियाज या फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, बट सिर्फ WBCs ऐसा अकेले नहीं कर सकते। उसके साथ वो बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाते हैं, रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है। और WBCs भी एक टाइप के नहीं है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ WBCs। उसमें से कौन सा WBC, कौन सा सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ईच वन ऑफ द डिफरेंट सेल टाइप हैज़ अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले इन डिफेंस ऑफ द होस्ट बॉडी। हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का अलग अलग स्पेसिफिक रोल होता है अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन। द सेल टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम, तो जो मेन सेल टाइप्स हैं इम्यून सिस्टम के वो है मैक्रोफेजेस, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स।
Macrophages are a group of specialized leukocytes. Leukocyte मतलब WBCs. So these are also a type of WBCs which are considered as first line of defense in the immune reaction. तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम में सबसे पहले जो सेल एक्टिवेटेड होते हैं वो होते हैं मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस का मेन काम होता है इनगल्फ करना. ये WBCs के थोड़े बड़े सेल्स हैं, तो जो भी हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स एंटर होते हैं ये उसे इनगल्फ करते हैं. प्लस उसके अलावा एक इनका काम है एंटीजन प्रेजेंटिंग. सो एक बार देखते हैं, देन वील डिस्कस. मैक्रोफेजेस डू नॉट एग्जिबिट एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी. ये एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी नहीं जनरेट करते. मतलब इट इज़ नॉट सो कि कौन सा माइक्रोब एंटर कर रहा है या कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट स्पेसिफिकली ये किस वे में एक्ट करेंगे. नो, दे विल इनगल्फ इट ओनली. They are known for their existence of phagocytic activity. They are not antigenic specific but they are phagocytic. मतलब ये phagocytosis करते हैं, उसे engulf करके digest कर लेते हैं. The entry of foreign organism, it can be bacteria, virus, protozoa, etc. It can be anything, invites the macrophages to the site of infection and engulf them. तो हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल जहाँ से एंटर करेगा मैक्रोफेजेस वहीं पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और उस पार्टिकल को इनगल्फ कर लेंगे. The engulfing and subsequent digestion is achieved by the degradative enzymes found in their lysosome. So जब वो फॉरेन पार्टिकल मैक्रोफेज के अंदर एंटर करता है वो फॉरेन पार्टिकल जाता है लाइसोसोम के अंदर और लाइसोसोम के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो उसको इनगल्फ करते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर मैक्रोफेज के अंदर स्पेसिफिकली कौन सा सेल ऑर्गेनेले है, लाइसोसोम. इसको फैगोलाइसोसोम भी बोलते हैं वंस जब ये फैगोसाइटोसिस कर लेता है. अनदर फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस इज टू अटैच अ पोर्शन ऑफ एंटीजन ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म दे इनगल्फ टू देयर सरफेस एंड डिस्प्ले इट. एज आई टोल्ड यू दे आर APCs मतलब कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. ये क्या कर रहे हैं, एंड जो भी बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोब को इन्होंने तोड़ा है, खाया है, ये उसके कुछ एंटीजन्स को अपनी सरफेस पे स्टिक कर लेते हैं सो दैट स्पेसिफिक सेल्स, स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के जो दूसरे सेल्स हैं वो उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकें. So the important function of macrophages is to attach a portion of antigen of the invading organism, the engulf, to their surface and display it for recognition by appropriate specific T lymphocyte. In other words, macrophages break down the trapped invader, digest them partially and present them on the surface to specific T cell. ये उसके antigen को प्रेजेंट करते हैं. किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, T lymphocytes को. तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. Next comes the T lymphocyte. These cells originate in the bone marrow as stem cells and differentiate into lymphocytes in the thymus gland. तो हमारी जो white blood cells होते हैं उनके सबसे smallest cells होते हैं lymphocyte. Lymphocyte दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं T lymphocyte, दूसरे होते हैं B lymphocyte. दोनों ही टाइप के lymphocyte जो हैं वो हमारी bone marrow में बन रहे हैं, लेकिन ये मेच्योर जहाँ पे होते हैं उसके बेसिस पे इसका नाम डिसाइड होता है. तो जो बोन मैरो में बनने के बाद अगर ये थाइमस ग्लैंड में डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, थाइमस ग्लैंड में डेवलप हो रहे हैं, तो इनको बोलेंगे टी लिम्फोसाइट. अगर ये बोन मैरो में ही डिफ्रेंशिएट होते हैं तो इनको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट. So the differentiation takes place in thymus. So these are termed as T cells or thymus derived cells. T lymphocytes are primary structures involved in the cell mediated immunity. तो जो भी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो किसके थ्रू हो रही है, टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू. दे आर नॉट केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग एंटीबॉडीज. ये एंटीबॉडीज सिंथेसाइज नहीं करते, ये सीधा उस सेल को किल करते हैं. बट डू हेल्प अदर क्लास ऑफ लिम्फोसाइट्स, द बी लिम्फोसाइट, टू सिंथेसाइज एंटीबॉडीज. तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी करते हैं. मतलब कि ये एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी में दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं. एक होता है CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. एक होता है HMI, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलो या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलो, जिसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं. तो टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कर रहे हैं. मतलब ये साइटोटॉक्सिक होते हैं, ये सेल्स को किल करते हैं. लेकिन हाँ, ये खुद सेल को किल कर रहे हैं बट ये बी सेल्स को साथ के साथ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज जनरेट कर सकें. They also promote the proliferation of other type of T lymphocytes such as T helper cell, killer T cell, memory T cell, suppressor T cell and so on. In short, T lymphocytes are important agent in regulation of immune response. तो T lymphocytes कहाँ बन रहे हैं, बोन मैरो में. ये डिफ्रेंशिएट कहाँ हो रही हैं, थाइमस ग्लैंड में. ये सबसे मेन स्ट्रक्चर है जो कि किस चीज़ में इन्वॉल्व है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में. ये खुद से एंटीबॉडीज सिंथेसाइज नहीं करते बट ये बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडी सिंथेसाइज करने में.
प्लस टी लिम्फोसाइट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सम ऑफ देम आर टी हेल्पर सेल्स, सम ऑफ देम आर टी किलर सेल्स। तो ये जितने भी टाइप ऑफ टी सेल्स होंगे ये उनकी पॉलिफरेशन करेंगे, मतलब उनके नंबर को इंक्रीज करेंगे सो दैट मैक्सिमम ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी जनरेटेड। Another category is B lymphocyte. B lymphocytes also originate as stem cells. ये भी stem cells में develop हो रहे हैं bone marrow में, but the site of their differentiation in mammals is not exactly known. It is believed that they may differentiate in the bone marrow. ये माना जाता है कि ये bone marrow के अंदर ही differentiate हो रहे हैं, इसीलिए इनका नाम है B lymphocytes. The cells are so termed due to their discovery first in an organ called bursa fabricus of birds. B lymphocyte जब इनका नाम बना था तो सबसे पहले बर्ड्स के अंदर इनको डिस्कवर करा गया था, और बर्ड्स के अंदर जो इनकी डिफ्रेंसिएशन हो रही थी वो हो रही थी बुर्सा फैब्रिकस में, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा था बी लिम्फोसाइट। दे आर द बुर्सा डिराइव्ड और बी सेल्स। An analogous organ is found in mammals, but in mammals also the term B cell is continued to be used. तो वहीं से B cells नाम ओरिजिनेट हुआ था, बट mammals में भी इसको B cells ही यूज़ करा जाता है। इसका फंक्शन क्या है? बी सेल्स एग्जिबिट अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एंटीजन स्पेसिफिसिटी। सबसे ज़्यादा एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी जो है वो हमें बी लिम्फोसाइट्स में मिल रही है। एंटीजन स्पेसिफिसिटी हमें बी लिम्फोसाइट में भी मिलती है, टी लिम्फोसाइट में भी मिलती है, बट मैक्रोफेजेस में नहीं मिलती। एंड देयर डिफरेंट, इसका मतलब ये एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी का कि मतलब दे विल जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अगर स्टेफाइलोकोकस एंटर हुआ है तो इनका इम्यून रिस्पॉन्स अलग होगा, अगर स्ट्रेप्टोकोकस एंटर हुआ है तो इसका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो अलग होगा, बिकॉज दे आर एंटीजेनिक स्पेसिफिक। So they have a high degree of antigenic specificity, and their differentiation and proliferation are in response to their coming in contact with specific एंटीजन्स। दे आर एंटीबॉडी सिंथेसाइजिंग सेल्स। तो यही सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं। सो देयर इज़ अ चार्ट कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल कौन से इन्वॉल्व है। बी सेल इन्वॉल्व है, ये ह्यूमरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो करते हैं। दे प्राइमरीली ये दे आर प्रेजेंट इन बोन मैरो एंड लिम्फ नोड। ये डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडी। तो यू शुड रिमेंबर कि बी सेल्स क्या बनाते हैं? प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स जनरेट करते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडी। अनदर टाइप ऑफ सेल्स आर टी सेल। टी सेल में देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स। ये सारे ही कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? सेल मीडिएटेड, क्योंकि हमने डिस्कस करा था जितने भी टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करते हैं, और ये मेनली डिफ्रेंशिएट कहाँ पे होते हैं? थाइमस में। दैट्स व्हाई दे गेट देयर नेम टी लिम्फोसाइट्स। तो अगर हम फंक्शन देखें, किलर टी सेल्स का फंक्शन है दे डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल्स अपॉन कॉन्टैक्ट। जैसे ही ये टारगेट सेल के कॉन्टैक्ट में आएगा ये उसको किल कर देगा, सो एज द नेम किलर टी सेल। हेल्पर टी सेल नेसेसरी फॉर बी सेल एक्टिवेशन बाय टी डिपेंडेंट एंटीजेंस। ये हेल्प कर रहा है, तो ये किसको हेल्प कर रहा है? बी सेल को। ये बी सेल को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। सप्रेसर टी सेल रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड हेल्प मेंटेन टॉलरेंस। तो ये एज द नेम सजेस्ट सप्रेसर, तो ये क्या कर रहा है? ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर नहीं कर रहा तो उस टाइम पे हमारे सेल्स अननेसेसरली एक्टिव होकर खुद के ही सेल्स को हार्म ना करने लग जाए या किल ना करने लग जाए, तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए सप्रेसर टी सेल। या वंस द इम्यून रिस्पॉन्स हैज़ बीन जनरेटेड और द बैक्टीरिया और द फॉरेन पार्टिकल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, नाउ देयर इज़ अ नीड टू डिक्रीज दैट इम्यून रिस्पॉन्स। उसको अब कम करने की जरूरत है। रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? सप्रेसर टी सेल। लास्ट मेमोरी टी सेल, एज द नेम सजेस्ट मेमोराइज करके रखता है ये। सो इट रिकॉल्स द प्रीवियस कॉन्टैक्ट विद अ पर्टिकुलर एंटीजन एंड गेट अनदर एक्सपोजर टू द एंटीजन लीड्स टू अ मोर रैपिड एंड लार्जर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। सपोज अगर हमें कोई इन्फेक्शन पहले हो चुका है, सो नेक्स्ट टाइम जब हमें वो इन्फेक्शन होगा तो उस टाइम पे ये सेल्स रिकॉल कर लेंगे उस फॉरेन पार्टिकल को, एंड द नेक्स्ट टाइम द सेकेंड टाइम ये जो है वो उस फॉरेन पार्टिकल या उस माइक्रोब के अगेंस्ट दे विल एक्ट मोर विग्रसली, ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा विग्रसली उसके अगेंस्ट फाइट करके उसको किल कर देंगे। Another question is explain how blood groups are disease related. How blood groups and diseases are related. कौन से blood group के साथ कौन सा disease related होता है? So as we know कि there are 4 main blood groups A, B, AB and blood group O. तो उनका देखेंगे कि कौन से blood group में कौन से diseases होने के ज़्यादा chances होते हैं।
Extensive investigation to ascertain whether a person with a particular blood group is more likely to develop a particular disease has indicated some relationships between blood group and diseases. तो बेसिकली कुछ इन्वेस्टिगेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो ये चेक कर रहे थे कि हाँ कौन से ब्लड ग्रुप में कौन से डिजीजेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं. From that study, from that investigations, they have concluded that some blood groups are related to some diseases. Now it is not a universal truth कि हाँ अगर ये blood group है तो वो disease होगा ही होगा. No, they are only considering the probability that yes, the person with this blood group is more probable to catch this disease. So the group A persons are more likely than those of group B or O to develop carcinoma of stomach or pernicious anemia. तो जो ग्रुप ए के पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप ए है, देयर मोर चांसेस कि उनको कार्सिनोमा ऑफ स्टमक कैंसर हो सकता है या पर्निशियस अनीमिया हो सकता है. ग्रुप ए पर्सन आर मोर लायबल टू थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज. थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीजेज इनमें चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. सच पर्सन टेंड टू हैव हायर लेवल ऑफ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन देन अदर्स. Anti-A in the serum of A to A or A to B persons can cause hemolytic transfusion reactions. तो इनके अंदर hemolytic transfusion reactions भी जल्दी देखने के लिए मिल सकते हैं. एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन जो होता है वो इनके अंदर ज़्यादा होता है. उसके अलावा कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, पर्निशियस अनीमिया और थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज. The another group B or O persons whose sera normally contain anti-A bodies would tend to have milder smallpox than A or ए बी पर्सन. तो जिनका ब्लड ग्रुप बी है या जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनके अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज़ होती हैं. बिकॉज देयर इज़ अ रूल कि आपके पास जोन सा एंटीजन नहीं है, जैसे ब्लड ग्रुप बी वालों के पास ए एंटीजन नहीं है तो उनके पास ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी. तो ब्लड ग्रुप बी वालों के पास और ब्लड ग्रुप ओ वालों के पास ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट. सो जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके पास एंटी ए एंटीबॉडी है जिसकी वजह से दे विल हैव माइल्डर इफेक्ट्स ऑफ स्मॉल पॉक्स. Non-secretors of group O are more likely to develop duodenal ulcer with increased liability of hemorrhage. तो ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन जो कि नॉन सिक्रीटर्स हैं. सिक्रीटर्स वो पर्सन होते हैं जो ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स जिनकी बॉडी की सिक्रेशन में लाइक टीयर्स में, स्वेट में, अगर उनके ब्लड ग्रुप के एंटीजन सिक्रीट हो रही है तो उनको बोलेंगे सिक्रीटर्स. अगर उनकी बॉडी सिक्रीशंस में लाइक टीयर्स या स्वेट वगैरह में ब्लड ग्रुप एंटीजन सिक्रीट नहीं हो रहे उनको बोलते हैं नॉन सिक्रीटर्स. सो द नॉन सिक्रीटर्स पर्सन बिलोंगिंग टू ब्लड ग्रुप ओ उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ड्यूडेनल अल्सर्स होने के और हेमरेज होने के. Another point is an association has been observed between rare KEL groups and some patients with chronic granulomatous disease. It is an inherited X-linked defect in neutrophil function. सो बेसिकली एक रिलेशन फाइंड आउट करा गया है उन ऑर्गेनिजम्स उन ह्यूमंस में जिनका केल ग्रुप होता है. आपको आई गेस पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि ब्लड ग्रुप में ABO सिस्टम होता है, RH सिस्टम होता है. इसके अलावा भी कुछ माइनर सिस्टम्स होते हैं लाइक MN सिस्टम, केल सिस्टम, डफी सिस्टम. तो जिनका केल ग्रुप होता है और CGD पेशेंट्स वालों में देयर इज़ अ रिलेशनशिप. It is an inherited X-linked defect in neutrophil function in which there is high susceptibility to infection even by low-grade pathogen. तो जिन लोगों को CGD डिजीज़ है उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है नो मैटर चाहे उनके अंदर लो ग्रेड पैथोजन मतलब कि बहुत कम या बहुत वीक पैथोजन उनकी बॉडी में एंटर कर रहे हो. Blood transfusion in CGD patient is a potential hazard since KEL system antibodies react with रेड सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन एल्स. तो बेसिकली इन लोगों के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर करने की ज़रूरत पड़े तो वो एक हजार्डियस प्रोसेस है क्योंकि केल सिस्टम की जो एंटीबॉडीज़ है वो उनके रेड सेल्स के साथ रिएक्ट करके ऑटोइम्यून या हीमोलिटिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं. एंटी-किड एंटीबॉडीज़ में कॉज इमीडिएट और डिलेड हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न. उसी तरह एंटी-किड एंटीबॉडीज़ अगर प्रेजेंट हैं तो भी उसकी वजह से HDN हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न या हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं. तो जिन लोगों को CGD हो उन लोगों को इजीली ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करा जा सकता या उससे पहले बहुत सारी एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करना पड़ता है. A possible relation between Duffy group and malaria has been observed. Now, as I told you, there are few minor blood groups as well. तो डफी सिस्टम, डफी ग्रुप और मलेरिया के बीच में भी एक रिलेशनशिप है. पर्सनस ऑफ ग्रुप FYA नेगेटिव B नेगेटिव जिनमें FYA माइनस B माइनस होगा या A एब्सेंट B एब्सेंट होगा अपीयर टू बी रेजिस्टेंट टू प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया.
उनको प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया से इन्फेक्शन नहीं होगा। दिस अकाउंट्स फॉर एवोल्यूशन ऑफ हायर इंसिडेंस ऑफ FYA-B- इन वेस्ट अफ्रीका एंड रेजिस्टेंस ऑफ इट पीपल टू प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया। ये स्टडीज़ कहाँ से, वेस्ट अफ्रीका की डाटा से ये रिसर्च निकाली गई है कि वहाँ के जिन जिन लोगों के या मैक्सिमम लोगों का जो डफी सिस्टम था वो FYA नेगेटिव B नेगेटिव था एंड दे आर रेजिस्टेंट टू वाइवैक्स प्लाज्मोडियम। Last question is, differentiate between identical and fraternal twins and compare their genetic makeup. How are twins used in genetic studies? आइडेंटिकल ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में MZ से। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट एज द नेम मोनोजाइगोटिक, एक ही जाइगोट से बन रहे हैं या एक ही फर्टिलाइज एग से बन रहे हैं। द जाइगोट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल एम्ब्रियो। देयर जेनेटिक ओरिजिन इज सेम, देयरफॉर दे हैव द सेम DNA। तो इनका जेनेटिक मेकअप कैसा है, इनका जो DNA है वो बिल्कुल सेम है क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बने हैं। ऑन द अदर साइड फ्रेटर्नल ट्विंस, जिनको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं और इनको DZ से डिनोट कर सकते हैं। दे आर फॉर्म फ्रॉम 2 eggs व्हेन 2 eggs आर फर्टिलाइज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्म्स। नॉर्मल कंडीशन में एक स्पर्म जो है एक एग के साथ फर्टिलाइज करता है और जाइगोट बन जाता है, और इसके बाद हमारी बॉडी में कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वंस द अगर एक स्पर्म ने एक एग को फर्टिलाइज कर दिया तो इमीडिएटली पोस्ट फर्टिलाइजेशन रिएक्शंस होंगे ताकि और स्पर्म और एग फर्टिलाइज ना कर सके, सिर्फ एक ही बार में एक ही फर्टिलाइजेशन हो। बट स्टिल एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कभी कभी क्या होता है, दो स्पर्म्स दो डिफरेंट एग को फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, मतलब डबल फर्टिलाइज, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो उस केस में बनते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस या डाइजाइगोटिक ट्विंस। दे आर फॉर्म फ्रॉम 2 eggs आर फर्टिलाइज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्म्स। दे शेयर 50% ऑफ देयर जेनेटिक ट्रेट्स जस्ट लाइक एनी अदर सिबलिंग बोर्न एट डिफरेंट टाइम। तो इनके 50% जेनेटिक ट्रेट ही सेम होंगे क्योंकि एग जो होता है, एग तो एक्स क्रोमोसोम ही होता है, लेकिन जो स्पर्म है हो सकता है एक स्पर्म X हो और एक स्पर्म Y हो। तो 50% इनके जीन सेम है, लेकिन 50% जो जीन है वो वेरी कर सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में हम बोल सकते हैं, सिंगल जाइगोट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स एंड डेवलप इनटू डिफरेंट एम्ब्रियोज। द जेनेटिक ओरिजिन इज द सेम एंड दे हैव द सेम DNA। दे आर ऑफ द सेम सेक्स, सेम जेंडर है। दे शेयर द सेम ब्लड टाइप, एक ही ब्लड टाइप है। दे मे और मे नॉट बी डाइकोरियोनिक और डायएमनियोटिक। ज़रूरी नहीं है कि इनके डिफरेंट लेयर्स या डिफरेंट प्लेसेंटा बने आउटसाइड द फीटस। हो सकता है कि दोनों फीटस के बाहर एक ही लेयर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फीटस के बाहर सेपरेट अपनी अपनी लेयर हो। Their personalities are complementary and dependent to each other. On the other side, fraternal twins. 2 eggs are fertilized by 2 different sperms. The twins share 50% of their genetic traits. Their sexes may be same or may be different. आइडेंटिकल में हमेशा सेक्सेस सेम होंगे, ईदर बोथ द किड्स आर गर्ल और बोथ द किड्स आर बॉयज़। लेकिन फ्रेटर्नल में दे कैन बी ऑफ सेम जेंडर और दे कैन बी ऑफ डिफरेंट जेंडर। द ब्लड टाइप में और मे नॉट बी द सेम, ज़रूरी नहीं है कि ब्लड ग्रुप दोनों का सेम हो। दे आर डाइकैरियोनिक एंड डायएमनियोटिक। दे आर डेफिनेटली डाइकैरियोनिक डायएमनियोटिक। दोनों फीटस के बाहर अलग से इंडिविजुअल अपनी अपनी जो लेयर्स होती है, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, वो या एम्ब्रियोनिक लेयर्स हम बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट होंगे। देयर पर्सनालिटीज़ मे बी सिमिलर और डिफरेंट। सो आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में हम बोल सकते हैं कि इनका 100% DNA जो होता है वो सेम होता है, फ्रेटर्नल में सिर्फ 50% सेम होता है। दे आर आइडेंटिकल बिकॉज बोथ द सिबलिंग्स हैव द सेम सेट ऑफ DNA फ्रॉम मॉम एंड द सेम सेट ऑफ DNA फ्रॉम देयर डैड। सिंस बोथ द सेट्स आर द सेम, दे शेयर 100% ऑफ द सेम DNA। Fraternal twins में just like siblings who share the same womb, each start out as a separate egg and fertilized by a separate sperm. They don't share any more DNA than do any two siblings. Siblings normally have 50% of their DNA in the same। तो ये किसी नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही हो रहा है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस जब होते हैं तो जैसे नॉर्मल काइंड कि पहले एक बेबी हुआ फिर बाद में दूसरा बेबी हुआ, उतनी ही सिमिलैरिटी होगी जितनी सिबलिंग्स में होती है। तो यूजेस क्या है? द यूटिलिटी ऑफ ट्विन बर्थ्स अराइजेस फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ टू काइंड्स ऑफ ट्विन्स, मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट। तो ये बेसिकली इनका मेन यूज़ क्या है? इनका मेन यूज़ है जेनेटिक स्टडीज़ करना, जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखना, ये देखना कि कितने जीन्स या कितने एक्सप्रेशन इनके मैच कर रहे हैं, कितने डिफरेंट होते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स क्योंकि सेम जाइगोट से अराइज कर रहे हैं, सेम एम्ब्रियो से अराइज कर रहे हैं, तो वो completely सेम होते हैं। सिंस ओनली वन जाइगोट इज इन्वॉल्व, द ट्विन्स आर जेनेटिकली
आइडेंटिकल एंड ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स, वेयर एज डाइज़ाइगोटिक जो है उनमें हमें वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिल रही है, इंटर रिलेशनशिप जो है वो उनमें हमें कम देखने के लिए मिल रही है, उनकी इंटर रिलेशनशिप उतनी ही होगी जितनी नॉर्मल सिबलिंग्स की होती है. सो दे मे ईदर बिलोंग टू द सेम सेक्स और दे कैन बी ऑफ different sex. So with this we are done with the paper. And there is one more thing which is uses of twin studies. फ्रांसिस गैल्टन एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग ट्विंस. तो फ्रांसिस गैल्टन थे जिन्होंने एम्फोसाइज करा था, जिन्होंने बेसिकली फोकस करा था कि ट्विंस की स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके यूज़ क्या. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन नेचर एंड न्यूचर प्रॉब्लम. नेचर एंड न्यूचर प्रॉब्लम मतलब कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस है, नाउ दे आर हैविंग द सेम सेट ऑफ DNA, लेकिन नाउ हाउ आर दे डिफरेंट, और जो भी उनके डिफरेंसेस हैं वो मेनली डिपेंड करते हैं नेचर पे, उनकी अपब्रिंगिंग के पे, नेचर पे, इन्वायरमेंट पे. तो ये स्टडीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि सिमिलर जीन्स होने के बाद भी जो वेरिएशंस है उसमें इन्वायरमेंट का कितना रोल होता है. Since monozygotic twins provide individuals of identical genotypes, the observed or measured phenotypic variations enables the estimation of environmental components. Many studies have been conducted on human traits. There are two main types of they are of two main types. डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस. तो बेसिकली एक था कि आइडेंटिकल के कंपैरेटिवली फ्रेटर्नल में कितनी चीज़ें डिफरेंट हैं. ऑल्दो हमें पता है कि फ्रेटर्नल ट्विंस में ज़्यादा डिफरेंसेस हैं बिकॉज उनका जेनेटिक मेकअप जो है उनमें उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं है, बट स्टिल ही वाज फोकसिंग कि अगर फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं तो उनमें सिमिलैरिटी का रेशियो कितना है, कितनी चीज़ें ऐसी है, कितनी % चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा सिमिलर होंगी ही होंगी. कंपैरिजन बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस रियर्ड टुगेदर एंड रियर्ड अपार्ट. अब क्योंकि नेचर एंड न्यूचर प्रॉब्लम, नेचर एंड न्यूचर मतलब कि एनवायरनमेंट पे, उनकी अपब्रिंगिंग पे, उनके रहने पे, उनके लाइफस्टाइल पे, इन सब चीज़ों पे उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उनका जो फिनोटाइप है वो कितना ज़्यादा डिपेंड करता है. इसीलिए वो स्टडी करते थे आइडेंटिकल ट्विंस उन पे विच आर रियर टुगेदर, मतलब हु स्टेड टुगेदर, हु लिव टुगेदर इन अ सिमिलर मैनर, एंड हु रियर्ड अपार्ट, जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से रह रहे हैं. अ सिंपल वे ऑफ स्कोरिंग डिफरेंसेस बिटवीन ट्विंस इज़ टू इवेलुएट देयर ट्रेड्स. उनके ट्रेड्स को स्टडी करना, उनके ट्रेड्स को एनलिस्ट करना, इवेलुएट करना कि कितने ज़्यादा सेम हैं, कितने ज़्यादा नहीं हैं, कौन कौन से ट्रेड्स दोनों में प्रेजेंट हैं, कौन से दोनों में एब्सेंट है, या कौन से एक में प्रेजेंट एक में एब्सेंट है. Thus, twins may be either concordant, that is both individuals pair possess the trait or are free of the trait in question. या तो हो सकता है कोई एक स्पेसिफिक ट्रेट हो जो दोनों में प्रेजेंट हो या फिर दोनों में एब्सेंट हो. ऐसे ट्रेट्स को या ऐसे ट्विंस को बोल देते थे कॉन्कॉर्डेंट या फिर डिस्कॉर्डेंट. कोई एक कुछ करेक्टर्स जो सिर्फ एक में प्रेजेंट होंगे, दूसरे में प्रेजेंट नहीं होंगे. सो ऑल दीज वर द यूजेस ऑफ ट्विन स्टडीज़. विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर. होप आपको एक्सप्लेनेशन यूजफुल रही होंगी. Thank you for watching the video.